तो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न एज अपोज टू न्यूक्लियर फिजन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बाइंडिंग टुगेदर ऑफ टू लाइटर न्यूक्लाई टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। फ्यूज़ मतलब ये होता है जुड़ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन में दो एटम्स होंगे, दो लाइटर न्यूक्लियाई होगा जो कि वो कंबाइन करके एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूज़न कहेंगे। The mass of the product nucleus is less than the sum of the masses of the initial fusing nuclei. Therefore, in fusion reaction, some mass is lost and gets converted into energy, and a tremendous amount of energy is released. जब भी न्यूक्लियर फ्यूज़न में जब न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस जब कंबाइन होगा उस टाइम में जो ओवरऑल मास होगा, जो कंबाइनिंग न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, लाइक जो रिएक्टेंट साइड में न्यूक्लियस हैं उसका जो मास होगा वो प्रोडक्ट साइड वाले मास से ज़्यादा ही होगा। मतलब प्रोडक्ट साइड जो मास है वो कम हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ मास भी हो जाए वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है। For a nuclear fusion reaction to occur, the two nuclei must come so close that nuclear forces become active and glue the nuclei together. जब भी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन को होना है, ठीक है, तो उसके इसमें क्या होगा कि दो न्यूक्लियस को इतना क्लोज आना होगा ताकि जो उसके जो दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्टिव हो जाए और दोनों न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन हो जाए। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्मॉल डिस्टेंस फोर्सेस एंड हैव टू एक्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वेयर पॉसिबल चार्ज न्यूक्लियाई रिपेल इच अदर। तो जब भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लॉ है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं अदरवाइज दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं तो दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में हो क्या रहा है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस तो कंबाइन हो रहे हैं, मतलब इसको जो न्यूक्लियर फोर्स को ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर भी करना है, ठीक है, फिर कंबाइन होना है। At very high temperature, electrons are stripped from the atomic nuclei to form a plasma. Under such conditions, the repulsive electrostatic forces can be overcome and the nuclei of select light elements can be bound together to fuse and form other element. तो जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस एटम न्यूक्लाई से बाहर हो जाते हैं और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आयोनाइज्ड गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि उस दोनों के पीछे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इससे जो भी हम न्यूक्लियाई को कंबाइन करना चाह रहे हैं वो उसको क्लोज लाएंगे तो फिर वो दोनों क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। दस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस अकर मोस्टली इन हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट। इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स न्यूक्लियाई टू फ्यूज़। और इसलिए कह सकते हैं कि जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा वो जब कभी भी तो वो हाई डेंसिटी में होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर भी चाहिए इसके लिए, और यहाँ पे एनर्जी जो होगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें सप्लाई करना पड़ सकता है ताकि वो जो रिएक्शन है वो कैरी हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास है, जस्ट वेट, फ्यूजन पावर्स अर्थ सन एंड स्टार्स एज हाइड्रोजन आइटम्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम एंड मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। तो फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, मेनली सन और स्टार में, जहाँ पे जो हाइड्रोजन आइटम्स है वो कंबाइन करके हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। और वो जो हीलियम जो होता है ना, ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से स्टार और सन में क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, there are several different types of fusion reactions but most involve two isotopes of hydrogen known as the deuterium and tritium of the fusion reactions from isotope of helium। तो वैसे तो फ्यूजन रिएक्शंस है वो अलग अलग मतलब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में ही होता है और वो किस में होगा, या तो ड्यूटेरियम के बीच में होगा या तो ट्रिटियम के बीच में होगा, ठीक है। क्योंकि ड्यूटेरियम में क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम में होता है एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दोनों कंबाइन करके फिर आइसोटोप बनाते हैं किसका, हीलियम का। अब हमारे पास ये फ्यूज़न रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है एक हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये ट्रिटियम ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। तो यहाँ जब दोनों फ्यूज़ करेगा तो यहाँ से हीलियम बनेगा और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और ये कैसे होगा, न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से। अब एक कॉमर्शियल यूज़, करेंटली देयर आर नो लार्ज स्केल फ्यूजन रिएक्टर्स that could provide energy for commercial use. This is because it has been difficult for scientists to create a controllable non-destructive way of harnessing the energy released during fusion. तो रिसेंट टाइम में हम कॉमर्शियली देखें तो हम अभी फ्यूज़न रिएक्टर का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उस तरीके का सेटअप अभी उस तरीके का इनोवेशन नहीं हो पाया कि हम पूरा कंट्रोलेबल और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे निकाल सके, कैसे हम कंट्रोल करेंगे फ्यूजन रिएक्शंस को। Currently, the largest fusion effort is the International Thermonuclear Experimental Reactor in France। लेकिन अभी जो लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर जो है वो कहाँ पे है, ये है फ्रांस में। इसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर।
दिस रिएक्टर बिगेन कंस्ट्रक्शन इन 2013 एंड यूजेज अ कन्फाइनमेंट मेथड नोन एज द टोकमैक, ठीक है, टोकामैक। तो ये जो फ्रांस में जो रिएक्टर है, ये इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था, और ये एक कन्फाइनमेंट मेथड को यूज़ करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकामैक। दिस टोकामैक प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मैग्नेटिकली confine the hot plasma required for fusion. This experiment phase of ITR is expected to begin 2027। और ये जो है इसमें क्या होता है कि ये जो टोकमेक जो है ये प्रोवाइड करता है उसको मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट हॉट प्लाज्मा को, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन के लिए। इसका जो एक्सपेरिमेंटल फेज़ है वो 2017 में स्टार्ट होगा, इसी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, जो फ्रांस में, उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो ITR इज़ अ मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हार्नेसिंग फ्यूजन एनर्जी। तो ITR जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये बहुत सारे नेशंस का एक कह सकते हैं जॉइंट वेंचर है। लाइक यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोप का जो पूरा जितने भी कंट्रीज हैं, लाइक 19 कंट्रीज इसमें आते हैं, ठीक है, 27 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। फिर चाइना है, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ये सब कुछ सबका मिलके जॉइंट वेंचर है। ITR इज़ बीइंग बिल्ट एट कैडरेच इन साउथ ऑफ द फ्रांस नियर द पोर्ट ऑफ मार्सेली। ये जो ITR जो है वो बिल्ड कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है बिल्ड फ्रांस के पास, फ्रांस का सदर्न एरिया में, मार्सेली में, ठीक है, पोर्ट ऑफ मार्सेली में। इट इज़ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एन अनप्रेसिडेंट स्केल विच विल प्रोड्यूस द फ्यूजन रिएक्शन ऑन अर्थ। तो ये सबका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो क्या करेगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को फ्यूजन रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस होगा अर्थ में। द ITR ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन नवंबर 2006 आफ्टर ऑल पार्टीज साइंड एन एग्रीमेंट। जो ITR ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब एग्जिस्टेंस में कब आया, जब नवंबर 2006 में जितने भी इसमें कंट्रीज हैं उसने क्या क्या एग्रीमेंट पे साइन किया। और हमारे पास यहाँ पे है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फ्यूजन में दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट तो देखिए सिमिलरिटीज़ में कि बोथ फिशन एंड फ्यूज़न प्रोसेसेस इन्वॉल्व न्यूक्लियर फोर्सेस टू चेंज द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो न्यूक्लियर फिशन हो या न्यूक्लियर फ्यूज़न हो, ठीक है, दोनों में क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व है एटम के न्यूक्लियस को चेंज करने में। Similarly, in both process, energy is released because the mass of product nucleus is smaller than the mass of the reacting nuclei। और दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी जो है वो इसलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि उसमें जो मास है न्यूक्लियाई का, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का, वो कम है इन कंपैरिजन टू जो रिएक्टिंग न्यूक्लियाई है, ठीक है। फिर डिफरेंसेस क्या क्या है। फिशन स्प्लिट्स अ हैवी मेटल इनटू फ्रैगमेंट्स। तो जब भी फिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो हैवी मेटल है, हैवी न्यूक्लियस जो है वो फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एग्जांपल है यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ठीक है। और फ्यूज़न रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दो लाइट एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होकर एक हैवियर एलिमेंट को बनाते हैं, लाइक हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप। Of nuclear fission power plants have the disadvantage of generating unstable nuclei. Some of these are radioactive for millions of years। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसमें ऐसा भी तो सकता है कि कुछ ऐसा एटम निकल जाए जो कि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, उसका हाफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन फ्यूज़न डज नॉट क्रिएट एनी लॉन्ग लाइफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी ये लॉन्ग टाइम तक रेडिएशंस को क्रिएट नहीं करेगा। हीलियम विच इज़ एन इनर्ट गैस, ट्रिटियम इज़ अ रेडियो एक्टिव बट इज़ हाफ लाइफ इज़ शॉर्ट। जिससे कि हीलियम जो यहाँ पे बनता है फ्यूज़न रिएक्शन में वो तो इनर्ट गैस है, तो उससे कोई हार्म ही नहीं है, ठीक है। फिर ट्रिटियम जो है ये रेडियो एक्टिव तो है, लेकिन इसका जो शॉर्ट लाइफ है वो हाफ लाइफ जो है वो काफ़ी शॉर्ट है। अब इंडिया स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामेक और SST-1। तो SST-1 इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर एट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर, गुजरात। तो इंडिया स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामेक जो है ये इंडिया का अपना जो कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल फेज़ में भी है, जो गुजरात गांधीनगर में है। टोकामेक्स आर द टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्टर्स विच यूज मैग्नेटिक फोर्स टू मैनिपुलेट प्लाज्मा। और ये टोकामेक्स होता क्या है, ये एक तरीके से फ्यूज़न रिएक्टर है जो कि मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करके किसी भी प्लाज्मा को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज टाइप ऑफ मैटर वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूट्रॉन्स एंड दिस सेपरेशन इज यूजुअली अचीव्ड बाय हीट। तो प्लाज्मा वो स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन से सेपरेट होते हैं। इस सेपरेशन जो होता है वो हीट के थ्रू होता है, ठीक है। द SST-1 मेक्स यूज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू फ्यूज हाइड्रोजन आइसोटोप एंड परफॉर्म थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। तो SST-1 जो है वो बहुत अधिक हीट और कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है हाइड्रोजन आइसोटोप में फ्यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे थर्मल न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। दिस रिजल्ट इन टेम्परेचर 20 टाइम्स ग्रेटर देन द सन्स कोर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इक्विवेलेंट टू
1000 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ्स नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। और इस पूरे प्रोसेस की वजह से जो टेम्परेचर जो राइज होगा वो लगभग 20 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है इन कंपेरिजन टू सन के कोर का जो टेम्परेचर है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे जनरेट होगा वो लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा जो कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपैरिजन में। SST-1 अचीवमेंट्स है अबाउट इंडिया एट पार विद चाइना एंड साउथ कोरिया एज वन ऑफ द 8 पार्टिसिपेंट्स इन द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो SST-1 जो है इसी अचीवमेंट की वजह से चाइना जो है पार मतलब क्या होता है इक्वल आ गया किसके किसके चाइना और साउथ कोरिया के बीच में, क्योंकि इंडिया भी क्या है वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो कि फ्रांस में है। एक्सपेरिमेंटल फेज इसका 2017 में होगा। इसमें इंडिया भी क्या है पार्टिसिपेंट्स है। इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। अब देख लेते हैं इंडिया का क्या क्या एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या रिसर्च है। फर्स्ट हमारे पास में आता है ऑब्जेक्टिव एंड जेनेसिस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल इलेक्ट्रिक पावर for the country's social and economic progress and to be self-reliant in all aspects of nuclear technology। तो इंडिया का जो क्या ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ऐसा सोर्स रिलायबल और मोस्ट कह सकते हैं रिलायबल सोर्स बना सके इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि हम किसी भी कंट्री से पीछे ना हो और हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ता मतलब वो इंक्रीज़ होता रहे और हम भी न्यूक्लियर एनर्जी के एक्सपेक्ट में किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। India has consciously proceeded to explore the possibility of tapping nuclear energy for the purpose of power generation। और इंडिया का बस एक ही मोटो है कि हम इस पूरे न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लोर तो करेंगे, ठीक है, लेकिन किस पर्पज़ से, हम पावर जनरेशन के पर्पज़ के लिए बस। इन दिस डायरेक्शन अ 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द होमी भाभा इन 1950s। और इसी कह सकते हैं इसी मतलब फील्ड में जो होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है, जिनके नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है बार्क, ठीक, तो उन्होंने ये पूरा 3-tier सिस्टम दिया था कि कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर हम नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं को हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं इंडिया में। The 3-stage nuclear program was framed keeping in mind that India has a limited reserve of uranium which can be compensated by using the vast thorium reserve found in the monazite sand of coastal regions of South India। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में हम फ्यूल के फॉर्म में यूरेनियम का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियर रिजर्व है जो हमारे पास यूरेनियम के वो काफ़ी कम है, ठीक है, और लेकिन हम वहाँ पे क्योंकि थोरियम भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो हम वहाँ पे और हमारे पास थोरियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है जो कि साउथ इंडिया के कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। तो हमारे पास जो 3-tier प्लान है उसमें ये बोला गया कि हमारे पास तो यूरेनियम रिजर्व तो उतना नहीं है बट थोरियम का रिजर्व तो है, तो हम उसको यूज़ करके क्या करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इसमें उसको फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करेंगे। This sequential 3-stage program is based on a closed fuel cycle where the spent fuel of one stage is reprocessed to produce fuel for the next stage। The closed fuel thus multiplies manifold the energy potential of the fuel and greatly reduces the quantity of waste generated। और ये जो 3 tiers या 3-stage प्रोग्राम है इसमें क्या है कि हम पूरा एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल को फॉलो करेंगे जहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज में कुछ एनर्जी या कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल को स्पेंड करेंगे जिससे हम फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। फिर ये पूरा जो साइकिल होगा वो क्लोज्ड फ्यूल साइकिल में होगा, वो फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, फिर से वो ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीके से प्रोसेस है पूरा कंटिन्यूसली चलता जाएगा और यहाँ पे वेस्ट जनरेशन नहीं होगा। अंडर एन ओपन फ्यूल साइकिल द एंटायर वेस्ट आफ्टर सब्जेक्टिंग टू वेस्ट ट्रीटमेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन रिजल्ट्स इन ह्यूज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी पोटेंशियल ऑफ यूरेनियम। तो अभी क्या होता है कि जब हम ओपन फ्यूल सेल रिएक्शन करते हैं इसमें जितना भी वेस्ट हमारे पास निकलता है हम सिंपली उसको कहीं भी डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है, इस वजह से जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है यूरेनियम की एनर्जी का वो हो नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है द 3-stage प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेज इसमें आता है स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इन स्टेज 1 ऑफ द प्रोग्राम नेचुरल यूरेनियम फ्यूल्ड प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाइल जनरेटिंग प्लूटोनियम एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में हम कौन सा रिएक्टर यूज़ करेंगे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि हम नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करेंगे फ्यूल के फॉर्म में और ये किस में होगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में। फिर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे और वहाँ पे हमें क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्लूटोनियम 229, ठीक है। द PHWR was the reactor of the choice for the first stage of Indian nuclear power program because of the efficient reactor design in terms of uranium utilization and infrastructure availability। तो PHWR जो है ये एक तरीके से वो रिएक्टर है जो कि क्या करता है, जो ये हमारे लिए तो पहले फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम है इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में, क्योंकि ये हमारे पास इसका एफिशिएंट रिएक्टर डिज़ाइन है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें यूरेनियम यूटिलाइजेशन में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी में,
However, to gain operational experience, initially an atomic power station comprising 2 boiling water reactors was set up at तारापुर महाराष्ट्र। लेकिन इनिशियल लेवल में हम एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कौन सा रिएक्टर को यूज़ किए थे, वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को, ठीक है। और फिर हम उसके यूटिलाइजेशन को समझने के बाद फिर हम इस चीज़ का ये यूज़ करेंगे, कौन सा, प्रेशराइज्ड वाटर हैवी वाटर रिएक्टर का। और ये पहले कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स का, तारापुर महाराष्ट्र में। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो तारापुर वाला ही था। Later Voda Emergo reactor, Russian version of the pressurized water reactor, was also set up at Kudankulam in collaboration with Russia to augment power generation। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो रशिया में यूज होता है वोडा एनर्जी रिएक्टर, ठीक है, वो जो कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ये इंडिया में सेटअप हुआ ये कुंडनकुलम में। किसके कोलैबोरेशन में, रशिया के कोलैबोरेशन से, ठीक है, ताकि हम पावर को जनरेट कर पाएँ। फिर स्टेज 2 जिसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड स्टेज ऑफ द इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो इंडिया का जो पूरा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसका सेकेंड स्टेज को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट यूजेज अ मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल मेड फ्रॉम प्लेटिनियम-239 रिकवर्ड बाय रीप्रोसेसिंग स्पेंट फ्यूल फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज एंड नेचुरल यूरेनियम। ये जो क्या करता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड का यूज़ करते हैं फ्यूल के फॉर्म में, जो कि बना होता है प्लूटोनियम-239 का, जो कि हमने फर्स्ट स्टेज से ही रिकवर किया था, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे प्लूटोनियम-239 भी रिलीज हुआ था, ठीक है। हम इसको फिर से यूज़ करेंगे नेचुरल यूरेनियम के साथ प्लूटोनियम-239 को। द प्लूटोनियम-239 अंडरगोज फ्यूजन टू प्रोड्यूस एनर्जी वाइल द यूरेनियम-238 प्रेजेंट इन द मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल ट्रांसम्यूट्स टू एडिशनल प्लूटोनियम-239। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास प्लूटोनियम-239 था वेस्ट के फॉर्म में, हम उसका यूज़ करेंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। बाकी जो यूरेनियम-238 को हमने यूज़ किया है एज ओरिजिनल फॉर्म में, वो कन्वर्ट किया है किसने, प्लूटोनियम-239 में। Thus the FBRs produce energy and fuel, hence termed breeders. FBRs produce more fuel than the consume। तो FBR मॉडल में क्या होता है कि जितना एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उससे, जितना एनर्जी इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर द फ्यूल, उससे ज़्यादा हमें मिल जाता है, मतलब जितना कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा ये फ्यूल तो जनरेट कर देता है। Setting up a plutonium-239 fueled 500 megawatt prototype fast breeder reactor is an advanced stage of completion at कलपक्कम, तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु का जो कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पे हमने प्लूटोनियम-239 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप सेटअप कर दिया, जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है। अब ब्रीडर रिएक्टर्स, फर्टाइल आइसोटोप लाइक यूरेनियम-239 एंड थोरियम-232 आर कन्वर्टेड इनटू फिसाइल प्लूटोनियम-239 एंड यूरेनियम-233 इन द ब्रीडर रिएक्टर। तो ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, जो फर्टाइल आइसोटोप है यूरेनियम-238 और थोरियम-232, वो दोनों ही कन्वर्ट होता है फिसाइल प्लूटोनियम-239 में, उसके बाद यूरेनियम-233 में, एक ब्रीडर रिएक्टर में। द रेशियो ऑफ फिसाइल आइसोटोप प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्टर टू विच दैट इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड द ब्रीडिंग रेशियो। और जिस रेशियो में रिएक्टर्स में वहाँ पे मतलब रिलीज होता है प्लूटोनियम-239, और जो रेशियो ओरिजिनल हम डालते हैं उसमें, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग रेशियो। When this ratio is greater than 1, more fissile material is produced and is consumed। अगर इसका वैल्यू जो है, वो रेशियो का वैल्यू, ब्रीडिंग रेशियो का वैल्यू अगर मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना अमाउंट ऑफ हम फ्यूल कंज्यूम हो रहा है उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, पर रिलीज हो रहा है फ्यूल। रिएक्टर्स फॉर विच द ब्रीडिंग रेशियो इज़ मोर देन 1 आर कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर्स। और वो ब्रीडिंग, अगर कभी भी ब्रीडिंग रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीडर रिएक्टर्स। स्टेज 3 है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। The third stage involved using a mix of thorium-232 and uranium-233। यहाँ पे जो थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, फ्यूल के फॉर्म में यूरेनियम-238 का ना यूज़ करके यूरेनियम-233 का यूज़ करेंगे, किसके साथ, थोरियम-232 के साथ। प्रोड्यूस फ्रॉम थोरियम-232 यूजिंग द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स फॉर द सेकेंड स्टेज। और यूरेनियम-232 भी जो है ये हमें कहाँ से मिला है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से, थोरियम-232 को न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट के बाद। This reactor produced most of its power from the naturally occurring thorium with no external input of uranium-233 in the equilibrium cycle। और इस रिएक्टर में क्या होगा, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास, क्योंकि थोरियम रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में जो भी हमारे पास थोरियम है उसी का यूज़ करके हम फ्यूल एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट डाले हुए। कामिनी कलपक्कम मिनी रिएक्टर इन कलपक्कम इज़ द वर्ल्ड्स ओनली थोरियम बेस्ड एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो कलपक्कम जो है मिनी रिएक्टर, ठीक है, जो तमिलनाडु में है, वो वर्ल्ड का ओनली थोरियम बेस्ड एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज इज अंडर वे करेंटली, हाउएवर द कॉमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप्रिशिएबल टाइम। जो इसका कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी है थोरियम रिएक्टर का, वो अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है, बट ये अगर इसका कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट जो है वो उसका करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, अप्रिशिएबल टाइम लगेगा अभी, ठीक है।
अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया का जो थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो होमी भाभा इन्विजन्ड इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन 3 स्टेज टू सूट द कंट्रीज लो यूरेनियम रिसोर्स प्रोफाइल। क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम रिसोर्स काफ़ी कम है, रिजर्व काफ़ी कम है, तो इसको काउंटर करने के लिए होमी जहांगीर भाभा ने ये पूरा प्रोसेस दिया था। पहले तो हम क्या करेंगे, नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करेंगे PHWR में, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जो डिप्लेटेड यूरेनियम है और जो पोलोनियम है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। यहाँ पे थोरियम यूज़ करेंगे और पोलोनियम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या हुआ था, हैवी वाटर रिएक्टर फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम बना और यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस हुआ। सेकंड में क्या हुआ कि फ्यूल्ड बाय अ मिक्स ऑफ प्लेटिनियम एंड नेचुरल यूरेनियम, सेकंड स्टेज में हमने प्लेटिनम को भी यूज़ किया और नेचुरल यूरेनियम को भी, ठीक है। उससे हम थोरियम जो क्योंकि थोरियम का स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर दे यूरेनियम 233 में, ठीक है। फिर अब इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी निकल गया। अब यहाँ से यूरेनियम 233 जो है वो यहाँ पे हम यूज़ किए फ्यूल ब्रीडर्स में, और थोरियम का भी यूज़ किया, इससे इलेक्ट्रिसिटी मिला। और यहाँ पे हम फ्यूल के फॉर्म में क्या यूज़ कर रहे हैं, थोरियम और यूरेनियम फ्यूल्स को रिएक्टर्स में, ठीक है। और ये यूरेनियम भी कहाँ से आया है, थोरियम को ही कन्वर्ट करके यूरेनियम 233 हमें मिला है, ठीक है। अब हमारे पास है रिसर्च रिएक्टर्स ऑफ इंडिया। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द लर्निंग प्रोसेस नेसेसरी फॉर डेवलपिंग एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इशूज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, रिसर्च रिएक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वेर बिल्ट बाय इंडिया। क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। इस इशू को काउंटर करने के लिए हमने बहुत सारे रिसर्च रिएक्टर्स लगाए हैं पूरे कंट्री में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है अप्सरा। तो अप्सरा इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1956। तो अप्सरा जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर है जो कि 1956 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इट इज़ अ स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर दैट बिगेन एट बाक्स ट्रॉम्बे कैंपस इन मुंबई। फॉर ओवर 50 years द रिएक्टर वाज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप basic research and shielding experiment, neutron activation analysis and neutron radiography and the testing of neutron detectors। तो ये जो है ये अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च जो ट्रॉम्बे का कैंपस है वहीं पे है, और ये एक टाइप का स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर है जो कि लगभग 50 years से यूज़ में था। ये यूज़ किसमें था, प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप में, बेसिक रिसर्च में और शील्डिंग एक्सपेरिमेंट में, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन में, एनालिसिस में, ठीक है, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी में और न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स को टेस्ट करने के लिए। इट वाज शट डाउन इन 2009 एंड रिसेंटली ओपन एज एन अपग्रेडेड वर्जन नेम्ड अप्सरा 2। लेकिन अभी जो है ये इसको जो शट डाउन कर दिया गया अप्सरा को 2009 में, और इसी के प्लेस पे दूसरा ओपन किया गया इसका अपग्रेडेड वर्जन, वो है अप्सरा 2। फिर है साइरस वाज कमीशन इन 1960। इट वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद कनाडा। तो साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसको कमीशन किया गया 1960 में, और ये बिल्ड किया गया था इन कोलैबोरेशन विद कनाडा। दिस रिएक्टर वाज यूज्ड फॉर मटेरियल इरेडिएशन, फ्यूल टेस्टिंग, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप फॉर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। साइरस रिएक्टर का यूज होता था मटेरियल इरेडिएशन में, फ्यूल टेस्टिंग में, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में और रेडियो आइसोटोप के प्रोडक्शन में, ठीक है, ताकि हम उसका यूज़ ले पाएँ मेडिसिन और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ में। Cyrus reactor proved to be an excellent platform for training of engineers and scientists and in understanding the intricacies of managing natural uranium heavy water reactor systems, which eventually evolved into the Indian pressurized heavy water reactor program। तो साइरस रिएक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ ट्रेनिंग में इंजीनियर्स या साइंटिस्ट को, ताकि वो समझ सके कि कैसे जो नेचुरल रिएक्टर्स हैं उसमें नेचुरल यूरेनियम या हैवी वाटर और ये पूरा रिएक्टर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्रोग्राम, ठीक है। आफ्टर 50 years ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन इट वाज डिसाइडेड टू परमानेंटली शट डाउन द रिएक्टर इन 2010। ये जो ऑपरेशन हुआ साइरस का वो लगभग 50 years तक का हुआ, फिर इसको शट डाउन कर दिया गया परमानेंटली 2010 में। फिर ध्रुव, द रिएक्टर वॉज सेट अप एट बार्क। इट अचीव्ड क्रिटिकली इन 1985। तो ध्रुव रिएक्टर को सेटअप किया गया था बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और ये अचीव कब वो कर पाए 1985 में। कंस्ट्रक्शन ऑफ ध्रुव वाज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो ध्रुव का कंस्ट्रक्शन होना ये इंडिया के लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, क्योंकि इससे क्या हुआ कि हमने ये पूरा हमारे पास इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बना था इंडिया में, ठीक है। The reactor incorporates several features in catering to the requirements of a broad-based multidisciplinary and user community, as also in the production of radioisotope of high specific gravity
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ये जो रिएक्टर है इसमें बहुत सारे फीचर्स थे, लाइक हम इसे सारे मल्टीडिसिप्लिनरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाई डेंस स्पेसिफिक एक्टिविटी के रेडियो आइसोटोप्स को भी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ध्रुवा हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल फैसिलिटी फॉर न्यूट्रॉन बीम रिसर्च टू कैटर द नीड्स ऑफ इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी। ध्रुवा जो है इसको एक नेशनल फैसिलिटी डिक्लेयर किया गया ताकि हम न्यूट्रॉन बीम रिसर्च को कैटर कर पाएँ, ताकि इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। फिर है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा इसको हम लोग फुल फॉर्म है प्लूटोनियम रिएक्टर फॉर न्यूट्रॉन इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीप्लाइंग असेंबलीज। ये बिल्ड हुआ था 1972 में, ठीक है। दिस रिएक्टर वॉज इंटेंडेड फॉर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ प्लूटोनियम फ्यूल इन द पल्स्ड फास्ट रिएक्टर। और इस रिएक्टर का क्या मोटो था कि हमें स्टडी करना है प्लूटोनियम फ्यूल के बिहेवियर को एक पल्स्ड फास्ट रिएक्टर में, PFR में, ठीक है। फिर है कामिनी, जो कि बहुत ही फेमस न्यूक्लियर रिएक्टर है, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। इस यूरेनियम 233 फ्यूल्ड लो पावर रिसर्च रिएक्टर डिजाइंड एंड बिल्ड ज्वाइंटली बाय द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पक्कम। तो ये जो कामिनी जो मिनी रिएक्टर है इसको बनाया गया था। इसमें यूज़ क्या होता है फ्यूल के फॉर्म में यूरेनियम 233 आइसोटोप, और ये लो पावर कैपेसिटी का रिसर्च रिएक्टर है। जिसको डिज़ाइन किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, दोनों के जॉइंट वेंचर है ये। दिस रिएक्टर फंक्शंस एज अ न्यूट्रॉन सोर्स एंड कैरीज आउट न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड नॉन रेडियोएक्टिव ऑब्जेक्ट्स एंड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ये जो रिएक्टर है वो न्यूट्रॉन सोर्स की तरह काम करता है और ये जितने भी बहुत सारे न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी और रेडियो एक्टिविटी को भी कैरी करता है, और इसमें नॉन रेडियोएक्टिव ऑब्जेक्ट्स लाइक न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस ये सब भी होता है। इट इज़ ऑल्सो कैरिंग आउट रिसर्च इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। ये जो है ये जो कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर भी कंडक्ट करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इंडिया के जो इम्पोर्टेंट रिएक्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट हमारे पास है नरोरा जो कि यूपी में है, ठीक है, यूपी में। रावतभाटा ये राजस्थान में है। काकरापार ये है गुजरात में। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। कैगा, ठीक है, कैगा कहाँ पे, ये भी एक कैगा जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। कल्पक्कम यहाँ पे तमिलनाडु में हमारे पास है। और ये जो कुंडनकुलम है ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में 2 रिएक्टर हैं, कल्पक्कम और कुंडनकुलम। तो हमारे पास टोटल ये 2, 4, 6 रिएक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे से फर्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो न्यूक्लियर ये रावतवाड़ा, ठीक है, राजस्थान में है जो इसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन में है। ककरापार यूनिट 3 और 4 गुजरात में, और प्लांट न्यूक्लियर प्लांट्स ये सारे हैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि ऑपरेशन में है। तो फर्स्ट इसमें रावतवाड़ा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कुंडनकुलम तमिलनाडु, ककरापार गुजरात, फिर है मद्रास जो कि तमिलनाडु में, ठीक है, और फिर नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में। और जो न्यूक्लियर प्लांट जो कि भी कंस्ट्रक्शन में है, तो काकरापार यूनिट 3 और 4 गुजरात में कंस्ट्रक्शन के अंदर है। रावतवाड़ा यूनिट 7 और 8 ये राजस्थान में, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुंडनकुलम यूनिट 3 और 4 तमिलनाडु में, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कल्पक्कम PFBR तमिलनाडु में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और कौन कौन से प्लांट हैं अभी, ठीक है, कहाँ कहाँ के न्यूक्लियर प्लांट्स है वो बनाया जाएगा, तो है जैतपुर महाराष्ट्र में, कोवाडा आंध्र प्रदेश में, मीठी विरदी गुजरात में, हरिपुर वेस्ट बंगाल में, गोरखपुर हरियाणा में, भीमपुर मध्य प्रदेश में, माही बंसारा राजस्थान में, और चुटका मध्य प्रदेश में। और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारे कंट्री में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के टर्म में डील करती है। फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन 1958। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जो एस्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा 1958 में। द फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंक्लूड, इसके जो क्या क्या फंक्शंस है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। फर्स्ट है टू ऑर्गेनाइज रिसर्च इन एटॉमिक साइंस इन द कंट्री। तो एटॉमिक साइंस में रिसर्च को कंडक्ट कराना। टू ट्रेन एटॉमिक साइंटिस्ट इन द कंट्री, एटॉमिक साइंटिस्ट को ट्रेन करना। टू प्रमोट न्यूक्लियर रिसर्च इन कमीशंस ओन लेबोरेटरीज इन इंडिया, और न्यूक्लियर रिसर्च कमीशंस के न्यूक्लियर रिसर्च को लेबोरेटरीज़ में प्रमोट करना। टू अंडरटेक प्रोस्पेक्टिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स इन इंडिया, और एटॉमिक मिनरल्स को प्रोस्पेक्ट करना है इंडिया में। टू एक्सट्रैक्ट सच मिनरल्स फॉर यूज़ ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, जो भी हमारे पास मिनरल्स मिलते हैं उसको ये चीज़ देखना कि वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो जो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, वही होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, ठीक है।
फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड was constituted in 1983 by the President of India by exercising the powers conferred by the Atomic Energy Act 1962 to carry out certain regulatory and safety functions under the act। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1983 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये एक्ट किस एक्ट के थ्रू किया गया था? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ताकि हम पूरे एटॉमिक एनर्जी का जो पूरा सिस्टम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब मेजर फंक्शंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। डेवलप सेफ्टी पॉलिसीज इन न्यूक्लियर रेडिएशन एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एरियाज़। तो इसका जो मेन मोटो है वो क्या है? हम इस सारे सेफ्टी पॉलिसीज़ को बनाना न्यूक्लियर रेडिएशन से लेकर के और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। डेवलप सेफ्टी कोड्स गाइड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड डीकमीशनिंग ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फैसिलिटीज़। इसके अलावा कैसे कहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश होंगे, क्या क्या गाइडलाइंस होगा, क्या क्या स्टैंडर्ड होगा, कैसा डिज़ाइन होगा उसका, क्या कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होगा ना, कैसे उसको कमीशन किया जाएगा, उसका ऑपरेशन, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? यही कंट्रोल करता है। ठीक है। रिव्यू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर पर्सनल ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फैसिलिटीज़। जो भी पर्सनल होंगे न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फैसिलिटीज़ में, जो भी मेंबर्स होंगे जो उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करेंगे, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिव्यू करना। ठीक है। उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, क्वालिफिकेशन देखना, ये सब काम किसका? ऐसे कर। ठीक है। द मिशन ऑफ AERB इज टू इंश्योर द यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कॉज अनड्यू रिस्क ऑफ द हेल्थ टू पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो AERB का जो मेन मोटो है वो सेफ्टी को इंश्योर करना, ताकि इंडियंस को कोई हेल्थ हज़ार्ड ना हो, कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको लोग बार्क कहते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कंसेप्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो कह सकते हैं फादर या फिर किसने स्टार्ट किया था, वो होमी जहांगीर भाभा ही थे। तो इंटेंसिफाई द एफर्ट टू एक्सप्लॉइट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन, डॉक्टर भाभा एस्टैब्लिश द एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे इन जनवरी 1958 फॉर अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम। और इसी चीज़ को कंडक्ट करने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इस्टेब्लिश किया था एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में। ठीक है। जनवरी 1954 में, ताकि हम मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकें। आफ्टर द सैड डिमाइज ऑफ द डॉक्टर भाभा इन 1966 AET वॉज रीनेम्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो जब मतलब ऐसे ही जब कोई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का डेथ हो गया 1966 में, तो फिर एक रिसर्च सेंटर, उस रिसर्च सेंटर का नाम चेंज हो गया, क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क इज़ द मदर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर which carry out pioneering research on nuclear and accelerated technologies and industrial establishments such as the NPCIL, ECIL, spearheading nuclear power production, material technology, electronics and instrumentation। तो आप कह सकते हैं कि बार की है वो जो माइलस्टोन था इंडिया के लिए, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। ठीक है। और अगर वो रहते तो शायद कब का ही इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका होता। तो इसमें क्या था कि इंदिरा गांधी इसी कह सकते हैं बार की जो मदर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, अगर हम न्यूक्लियर फील्ड में देखें तो इसी की वजह से इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इस्टेब्लिश हुआ, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ठीक है। उसके बाद और भी टेक्नोलॉजीज लाइक NPCIL, ECIL, सब इन्हीं के कह सकते हैं रिसर्च डेवलपमेंट से बना हुआ है। ठीक है। अब एटॉमिक एनर्जी पूरा देख लेते हैं कैसे स्टार्टा काम करता है एटॉमिक रेगुलेटरी बॉडीज़ का। तो फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसके अंदर में आता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है ये सब। ठीक है। इसमें है कि फर्स्ट है DAE साइंस रिसर्च काउंसिल। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कौन कौन से सेंटर आते हैं? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन ये जो कि कोलकाता में है, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप जो कि बहादुरगढ़ में है, और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। ठीक है। और ये कुछ कंट्रोल कैसे होता है? बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ठीक है। फिर हमारे पास है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें आता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड मुंबई, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। फिर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कलपक्कम,
अब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, तो हैवी वाटर बोर्ड मुंबई, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी मुंबई। सिविक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से हैं, डायरेक्टरेट ऑफ परचेस एंड स्टोर्स मुंबई, डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट मुंबई, सेंट्रल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कलपक्कम। अब हमारे पास है एडेड इंस्टीट्यूशन, और कौन कौन से एडेड इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई और उसका सेंटर फॉर एक्सलेंस एंड बेसिक साइंस मुंबई। फिर ये टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर। ठीक है, अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज़ द वर्ल्ड्स सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ये वर्ल्ड की सारी जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनका कह सकते हैं इनके MOU एग्रीमेंट से बना हुआ है ये, जो साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन में हेल्प करेगा जो न्यूक्लियर फील्ड में। द IAEA consists in its member state in using nuclear science and technology for peaceful purpose and facilitate the transfer of such technology and knowledge in sustainable manner। ये जो IAEA है, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो भी जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके, वो सारे ही क्या करें इस तरीके से न्यूक्लियर साइंस का जो है पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करे और उसको फैसिलिटेट करे, इस ट्रांसफ़र एनर्जी को ट्रांसफ़र करे और काफ़ी सस्टेनेबल मैनर में इसको यूज़ करें। द IAEA वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन एटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन 29 जुलाई 1957 एंड इज हेडक्वार्टर इन वियना ऑस्ट्रिया। इट इज़ अ UN एजेंसी। तो IAEA को इस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर वियना में है और इस ऑस्ट्रिया में, और इसका जो पेरेंट एजेंसी है वो क्या है, UN। इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IAEA, तो इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है IAEA का। अब एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्या एप्लीकेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, ठीक है, क्यों हर कंट्री न्यूक्लियर पावर नेशन बनना चाहता है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी कैमराज, गॉज मेजरमेंट, थिकनेस मेजरमेंट ऑफ प्लेट्स एंड पाइप्स, लीक डिटेक्शन सेंसर्स इन ऑटोमोटिव इक्विपमेंट एंड अदर एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। तो रेडियो आइसोटोप का यूज़ जो होता है वो रेडियोग्राफी में होता है, रेडियोग्राफी कैमरा में, गाउस मेजरमेंट में, थिकनेस मेजरमेंट में प्लेट्स का, पाइप्स का थिकनेस मेजरमेंट में, है ना, लीक डिटेक्शन में, सेंसर्स या ऑटोमोटिव इक्विपमेंट में, है ना, और इंडस्ट्री में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। रेडियो ट्रेसर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर लोकेटिंग लीकेज इन ऑयल एंड गैस पाइप एंड सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स एंड वाटर बॉडीज, लीक लोकेशन इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन, ब्लॉकेज लोकेशन इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन, स्टडी ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एट पोर्ट्स एंड हार्बर्स, फ्लो मेजरमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। तो रेडियो ट्रेसर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कहाँ पे, लीकेज को लोकेट करने में, चाहे वो ऑयल या फिर गैस पाइपलाइन में, ठीक है, या फिर हम लीक को लोकेट करने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन में, ठीक है, ब्लॉकेज लोकेशन में, अंडरग्राउंड पाइपलाइन में, या फिर हम सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट जो होता है पोर्ट्स या फिर हार्बर्स में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई अगर लीकेज है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। स्कैटरिंग ऑफ गामा रेज कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन मिनरल्स एज कंटेंट इन कोल। तो गामा रेज को स्कैटर करके हम इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मिनरल में एस कंटेंट कितना है, लाइक कोल में एस कंटेंट कितना है। फिर हेल्थ एंड मेडिसिन। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर थेरेप्यूटिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, रेडियोएक्टिव आयोडीन इज यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट टू ट्रीट कैंसर एंड अदर कंडीशन अफेक्टिंग द थायराइड ग्लैंड। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो थेराप्यूटिक पर्पसेस में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 आइसोटोप का यूज़ होता है स्मॉल अमाउंट में कैंसर को ट्रीट करने के लिए, या फिर अदर कंडीशन जो कि थायराइड ग्लैंड में भी कोई अगर इफेक्ट हुआ है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए। हॉस्पिटल्स एक्सटर्लाइज मेडिकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग syringes, burn dressing, surgical gloves and heart valves with gamma rays safely and inexpensively। तो हॉस्पिटल्स में मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए गामा रेज का यूज होता है, लाइक सिरिंज को या फिर बर्न ड्रेसिंग्स को बर्न करने के लिए, सर्जिकल ग्लव्स को स्टरलाइज करने के लिए, या फिर हार्ट वॉल्स में इसको यूज़ करते हैं गामा रेज को। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प टू ट्रीट कैंसर, टेस्ट ड्रग्स एंड स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिकल सप्लाइज। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है वो कैंसर को ट्रीट करने में, ड्रग को टेस्ट करने में, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने में और मेडिकल सप्लाइज में।
High energy radiation has the unique ability of inactivating microorganisms in a simple, efficient and reliable manner. क्योंकि जितने भी रेडिएशंस निकलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोसेस में वो सारे ही हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करने के लिए, जो कि ये काफ़ी सिंपल, इफेक्टिव और रिलायबल मैनर है. For example, cobalt-60 interacts with critical molecules like DNA and protein present in the biological cell, resulting in inactivation of unicellular microorganism. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कोबाल्ट-60 का हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल मॉलिक्यूल्स लाइक DNA या प्रोटीन में कोई भी बायोलॉजिकल सेल को इनएक्टिवेट करने के लिए. रेडियो इम्यूनोस्टडी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप. तो रेडियो इम्यूनोस्टडी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशन है रेडियो आइसोटोप का. इट इज़ एन इन विट्रो टेक्निक फॉर एक्यूरेट, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक एस्टिमेशन ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वान्टिटीज़ लाइक हॉर्मोन्स और ड्रग्स इन कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैट्रिसेस सच एज ब्लड. तो रेडियो इम्यूनोस्टडी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशन है रेडियो आइसोटोप का, और इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे तरह के एक्यूरेट या फिर सेंसिटिव स्पेसिफिक एस्टिमेशन में कोई वाइटल इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस में लाइक हार्मोन डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैट्रिक्स में लाइक ब्लड में हमें प्लाज्मा या फिर ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. फिर एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज प्रिवेंट मच ऑफ द फूड लॉस बाय डिलेइंग स्पॉयलेज. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो फूड को स्पॉइल नहीं सब जाता है, क्योंकि उसको फूड स्पॉयलेज को डिले कर देता है. फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी किल्स इलनेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स सच एज सैल्मोनेला, कैम्पिलोबैक्टर एंड ई कोली विच फ्रिक्वेंटली कंटामिनेट फिश, मीट एंड पोल्ट्री. तो फूड को अगर हम इरेडिएट कर देते हैं तो उस टेक्नोलॉजी से इलनेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक सैल्मोनेला, कैम्पिलोबैक्टर एंड ई कोली जो है वो उसको किल हो जाता है, और फिर वो फ्रिक्वेंटली जो मीट या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को जो कंटामिनेट करता है वो ख़त्म हो जाता है. रेडिएशन इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फूड प्रिजर्वेशन बाय इरेडिएशन एंड टू डेवलप न्यू प्लांट टाइप्स. और जो रेडियोएक्टिव रिएक्शन जितने भी रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स में, फूड प्रिजर्वेशन में, और फिर कोई न्यू प्लांट टाइप को डेवलप करने में. It helps in insect pest management through sterile insect technique which with help of ionizing radiation makes pest sexually sterile. और इसका यूज़ हम करते हैं इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट को मैनेज करने में, क्योंकि ये जो इसका जो स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक है ये क्या करता है, उसका जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है वो पेस्ट को स्टेराइल बना देता है. ठीक है, जो कि फिर वो नंबर्स में वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएंगे, जितने हैं वो फिक्स हो जाएंगे, वो फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. Radio isotopes are useful in generating information such as the efficiency of fertilizer, nutrients, quantifying losses from soil and biological transformations of the sample, mineral, plant nutrition and allied investigation. जितने भी रेडियोएक्टिव मटेरियल्स उसके आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग इन्फॉर्मेशंस लाइक क्या एफिशिएंसी है फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स की, कैसे हम सॉइल लॉसेस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में. ठीक है, मिनरल, प्लांट न्यूट्रिशन में और अलाइड इन्वेस्टिगेशंस में. फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल टू मैनी प्रोडक्ट दैट कंट्रीब्यूट टू एवरीडे हेल्थ एंड सेफ्टी सच एज स्मोक अलार्म्स, रेडियल टायर्स एंड फेल सेफ लाइटिंग सोर्सेज दैट रिक्वायर नो एनर्जी सप्लाई. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ बहुत सारे प्रोडक्ट में कर सकते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, लाइक स्मोक अलार्म्स में, रेडियल टायर्स में, फेल सेफ लाइटिंग सोर्सेज में, जहाँ पे एनर्जी सप्लाई जो होता है वो बहुत कम चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है. Everyday products such as cosmetics, hair product and contact lens solutions are sterilized with radiation. जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं लाइक हेयर प्रोडक्ट्स हो गए या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो सारे स्टेलाइज्ड होते हैं रेडिएशंस में. फिर साइंटिफिक रिसर्च. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, मेटलर्जी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड मैनी अदर फील्ड्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, मेटलर्जी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या हाइड्रोलॉजी में. ठीक है, या फिर अदर फील्ड्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में. रेडियो आइसोटोप्स आर एसेंशियल टू बायोमेडिकल रिसर्च ऑन एड्स, कैंसर्स एंड अल्जाइमर डिजीज़. जो रेडियो आइसोटोप का उसको हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने में बायोमेडिकल रिसर्च में लाइक एड्स में, कैंसर, अल्जाइमर डिजीज़ में. डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स. जो जितने भी डीप ओशन एक्सप्लोरेशन हो पा रहे हैं पॉसिबल, वो सब कुछ जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर पावर जनरेटर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कम छोटा जनरेटर जो है वो अधिक से अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है. रेडियो न्यूक्लाइड्स आर एसेंशियल टूल फॉर जेनेटिक रिसर्च एंड डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. और रेडियो न्यूक्लाइड्स जो है वो बहुत ही एसेंशियल टूल हैं जेनेटिक रिसर्च के लिए और DNA के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए.
Radioisotope measurement techniques are the only way for accurately dating many historical and archaeological artifacts and geology formation, also known as the carbon dating. और रेडियो आइसोटोपिक जो मेज़रमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल या भी कोई भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का कोई भी अगर चीज़ मिला है उसका हमें डेट आइडेंटिफाई करना है कब का है वो चीज़, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है वो बहुत अधिक काम आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे कार्बन डेटिंग। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Radioisotope techniques are essential for climatological investigation related to climate change and are also used to study the chronology of contaminated river and lake sediments. Radioisotope टेक्निक का जो यूज़ होता है ना वो क्लाइमेटिक रिसर्च में भी होता है। लाइक हम अगर क्लाइमेट चेंज को आइडेंटिफाई करना है या फिर कोई भी कंटेमिनेटेड रिवर है उसके सेडिमेंट्स का अगर हमें क्रोनोलॉजिकल स्टडी करना है तो भी हम यहाँ पे रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। Radionuclides are harmful in determining plant and sea assimilation of greenhouse gases and measuring carbon dioxide releases from the industrial areas. और रेडियोन्यूक्लाइड्स हैं उसमें ये हेल्पफुल है कि इसमें प्लांट या फिर सी में जो एसिमुलेट रहा है ग्रीन हाउस गैसेस उसको कम करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र करने में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से रिलीज हो रहा है। रेडिएशन टेक्निक्स आर ऑल्सो बीइंग यूज टू ट्रीट सॉलिड एंड सीवेज वेस्टेज। और रेडिएशन टेक्निक का यूज होता है ना वो हम ट्रीट करने में भी लाइक सीवेज या वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रीट करने में भी यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। In the context of modern scientific research, consider the following statement about ice cube, a particle detector located at South Pole which was recently in news. तो यहाँ पे आइस क्यूब के बारे में जो कि अभी साउथ पोल में एक पार्टिकल डिटेक्टर है उसके बारे में है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग ए क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर, ये भी सही है। इट इज़ बरीड डीप इन द आइस, तो ये आइस के अंदर बरीड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी करेक्ट होगा 1, 2 एंड 3। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज 2। तो न्यूक्लियर वाटर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो वाटर का हैवी वाटर है मतलब D2O का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है जो भी न्यूट्रॉन्स है उसको स्पीड को कम करना, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर? तो हैवी वाटर को डिस्कवर किया था किसने? HC यूरेन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज more neutrons are released in each of the fission reaction. The neutrons immediately take part in the fission process. ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट? And the fast neutrons are slowed down by the graphite. तो ये थर्ड तो सही है। ठीक है, every neutron released in the fission reaction initiate further fission. तो ये भी सही है। ठीक है, जैसा कि लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। द फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है कौन? ग्रेफाइट। ये मॉडरेटर के तरह काम करता है। जितना भी न्यूट्रॉन रिलीज होता है फिशन रिएक्शन में वो सारा है जो फर्दर फिशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है। सेकंड पॉइंट था कि द न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फिशन प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सही है कि जितना भी ज़्यादा मतलब हर में क्या जितना भी फिशन प्रोसेस में जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो भी अदर फिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन ईच ऑफ द फिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि अगर सेल्फ सस्टेन बनाना है तो इसके क्या, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, बाकी तीनों ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, अदरवाइज फिर तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला हो जाएगा तो इसका ऑप्शन जो होगा 2, 3 और 4 जो है वो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है इसमें जो करेक्ट है? फर्स्ट है लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सेकेंड है कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। Boridex mixture consists of sodium sulfate and lime. Zinc amalgams are used as a dental filling. इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ये वाला होगा कि लिक्विड सोडियम को हम एम्प्लॉय करते हैं एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इफ इस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज़ द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया? जो हमारे पास इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। ठीक है, अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सीड हो जाता है क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंटल फेज जो है वो प्रपोज 2017 में। ठीक है, वो जो जहाँ पे ट्रायल होगा इसका इस्टेब्लिश 2013 में हुआ था। ये फ्रांस के सदर्न कोस्ट पे है। अब अगर ये सक्सीड हो जाता है, पूरा सक्सेसफुल हो जाता है ये रिएक्शन, तो इंडिया को क्या एडवांटेज होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है इट कैन यूज़ थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन। ये तो हम अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन अटेन अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस का सैटेलाइट से कोई लेना नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। इट कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिशन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन। क्योंकि ये जो रिएक्शन है पूरा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ये पूरा फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड। ठीक है,
फिशन रिएक्शन तो अभी भी जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो और सारे कंट्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो बेस्ड है ये न्यू इसलिए क्योंकि ये फ्यूज़न रिएक्टर पे बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूज़न का तो कोई बात नहीं आती थी। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें क्या होगा कि डी वाला करेक्ट होगा कि इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन, मतलब क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है, तो और ये फ्यूजन रिएक्टर पे पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा प्रोसेस है। तो अगर इंडिया इसमें मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट है अगर वो सक्सीड हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया को इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया भी खुद का अपना फ्यूजन रिएक्टर जो है वो स्टैब्लिश कर पाएगा और उसको पावर जनरेशन में यूज़ कर पाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।